अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हम लोग चैप्टर स्टडी कर रहे थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाला। ठीक है, हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि सॉल्ट क्या होते हैं, उनके करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम सॉल्ट्स को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सॉल्ट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कुछ एक जो है वो सोल्यूबल होते हैं और एक इनसोल्यूबल होते हैं। सोल्यूबल वो होते हैं जो आसानी से जो है वो पानी में हल पजीर हो जाते हैं, उनको ईजिली जो है ना वो हल किया जा सकता है, उन्हें हम सोल्यूबल सॉल्ट्स कहते हैं। और जो कि पानी में डालने के बाद भी अपनी सॉलिड फॉर्म में रह सकें, ऐसे सॉल्ट्स को हम इनसोल्यूबल सॉल्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोल्यूबल सॉल्ट्स को हम किस तरह से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज देखते हैं कि हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब क्या है, हम जो है ना इसको जब भी इसमें बनाते हैं ना, तो क्या है, ये पानी में बनते हैं। ठीक है, और इनको रिकवर किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड द क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से और उस पानी को इवेपोरेट करने के बाद जो है आप सॉल्ट को रिकवर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे और वो फिर आप इजीली ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो है ना आपका जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप इजीली सॉल्ट को प्रिपेयर करा सकते हैं, वो पहला है आपका एसिड का रिएक्शन विद मेटल। ये आपने पहले भी एसिड वाले टॉपिक में जो है वो स्टडी कर लिया है, लेकिन हम दोबारा से देख लेते हैं। इसको ना डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एसिड जो है रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ और क्या होता है, हमारे पास एक सॉल्ट बनता है और हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला रिएक्शन है आपका जिंक का H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब क्या होगा, ये जिंक जो है ये आके अटैच हो जाएगी हाइड्रोजन की जगह। ठीक है, और ZnSO4 बन जाएगा और हमारे पास H2 गैस बन जाएगी। दूसरा रिएक्शन है आपका मैग्नीशियम का जो है वो HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इसमें क्या होगा, आपके पास एक सॉल्ट बनेगा जिसे हम मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं, MgCl2, और साथ आपके पास H2 गैस बनेगी। ये आपने सारे रिएक्शन जो है एसिड वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिए हुए हैं। दूसरा रिएक्शन है आपको पता है सॉल्ट बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास बेस और एसिड के दरमियान होता है। इसमें क्या होता है, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमारे पास इन रिजल्ट क्या बनता है, एक सोल्यूबल साल्ट बनता है और वाटर बनता है। अब क्या है, आपने फिर से एक बेस लिया है, उसका रिएक्शन करा रहे हैं आप एक एसिड के साथ और इन रिजल्ट आपके पास एक सॉल्ट बन रहा है। आप यहाँ रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का HCl के साथ। अब HCl के साथ रिएक्शन के बदले में आपके पास सोडियम क्लोराइड बनेगा जो कि एक सोल्यूबल साल्ट है और आपके पास इसके एज अ बाय प्रोडक्ट आपके पास वाटर भी बनेगी। ठीक है, अब क्या है, ये तो हो गया दूसरा रिएक्शन आपके पास कंप्लीट। तीसरा रिएक्शन है आपके पास एसिड का रिएक्शन है कार्बोनेट के साथ। ये रिएक्शन भी आपने पहले देखा हुआ है। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास सॉल्ट बनने के अलावा, सोल्यूबल सॉल्ट बनने के अलावा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है और आपके पास वाटर भी बनता है। तो रिएक्शन कैसे है, रिएक्शन है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन है आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो कैल्शियम है ये अटैच हो जाएगी हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, और ये बना देगी CaSO4 जो कि एक सोल्यूबल साल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, इजी सा रिएक्शन है। क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट ने रिएक्शन किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और आपके पास बन गया CaSO4, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि ये है कि सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और आपके पास वाटर बनता है। तो ये तीन रिएक्शंस तो वो थे जो कि आपने एसिड के साथ करवाए हैं। अब चौथा रिएक्शन भी क्या है, ये भी एसिड की हेल्प से आप जो है बना रहे हो सॉल्ट्स जो कि है सोल्यूबल। ठीक है, सोल्यूबल साल्ट बना रहे हो। इसमें क्या होगा, इसमें आप किसी भी एसिड का रिएक्शन करवाओगे किसी मेटल के साथ, किसी मेटालिक ऑक्साइड के साथ, मेटल के साथ तो हो गया, मेटालिक ऑक्साइड के साथ करवाओगे और इसमें आपके पास सॉल्ट बनेगा जो कि सोल्यूबल होगा क्योंकि आप सोल्यूबल सॉल्ट की प्रिपरेशन पढ़ रहे हो, और साथ आपके पास वाटर बनेगा। अब यहाँ पर आपने मेटालिक ऑक्साइड कौन सा लिया है, कॉपर ऑक्साइड लिया है और उसका रिएक्शन करा रहे हो आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, अब SO4 का जो रेडिकल होगा इसके साथ अटैच हो जाएगा हमारा कॉपर का रेडिकल। ठीक है, और हमारे पास बन जाएगा CuSO4। ठीक है, और आपके पास वाटर बन जाएगा। CuSO4 आपके पास एक सोल्यूबल साल्ट है और साथ आपके पास वाटर बनेगा। ये आपने 4 मेथड पढ़े हैं सोल्यूबल साल्ट की प्रिपरेशन के लिए। कौन कौन से, सबसे पहले आपने पढ़ा
एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ, फिर एसिड का रिएक्शन आपने पढ़ा बेस के साथ जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह रहे हैं। तीसरा रिएक्शन आपने पढ़ा है एसिड का मेटल के साथ, और उसके बाद अब आप पढ़ रहे हैं एसिड का रिएक्शन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। तो ये 4 रिएक्शन है जिसके ज़रिए आप सोल्यूबल साल्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरी टाइप साल्ट की मैंने आपको बताया, एक सोल्यूबल हो गई जो कि हमने प्रिपेयर कर ली। अब हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं इनसोल्यूबल साल्ट को। तो इनसोल्यूबल साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करते हो, कोई से भी 2 सोल्यूबल साल्ट्स को आपस में मिक्स कर देते हो। अब ये सोल्यूबल साल्ट क्या करते हैं, ये अपने आयोनिक रेडिकल्स को आपस में चेंज कर देते हैं। मैंने आपको बताया था सॉल्ट जो है एक आयोनिक कंपाउंड है जो आयंस की बॉन्डिंग से बनता है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये अपने उन आयोनिक रेडिकल को, जिन्हें हमने प्रीवियस लेक्चर में एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल का भी नेम दिया था, इनको आपस में चेंज करने के बाद 2 न्यू सॉल्ट बना देंगे, जिनमें से एक सॉल्ट सोल्यूबल होगा और एक सॉल्ट इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, तो रिएक्शन देख लेते हैं। आपने लिया है AgNO3 और NaCl, ये दोनों सॉल्ट सोल्यूबल हैं। ठीक है, ये सोल्यूबल साल्ट हैं। अब क्या होगा, ये जो AgNO3 का Ag वाला रेडिकल है ना, ये जाके अटैच हो जाएगा हमारे पास NaCl के क्लोरीन के साथ, और हमारे पास AgCl बना देगा जो कि एक इनसोल्यूबल साल्ट है, और NO3 वाला जो पोर्शन है ये जाकर अटैच हो जाएगा सोडियम के साथ, और NaNO3 बन जाएगा जो कि एक सोल्यूबल साल्ट है। तो क्या हुआ, AgNO3 का रिएक्शन हुआ NaCl के साथ, इन्होंने अपने आयोनिक रेडिकल को आपस में एक्सचेंज कर लिया, और उसके बाद हमारे पास AgCl और NaNO3 बना, जिसमें AgCl इनसोल्यूबल है और NaNO3 हमारे पास सोल्यूबल साल्ट है। ठीक है, दूसरा रिएक्शन क्या है, आप करवा रहे हो सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवा रहे हो CuSO4 के साथ। ठीक है, CuS कॉपर सल्फेट के साथ करा रहे हो। अब क्या होगा, ये भी वही उस फिनोमिनन के तहत जो है अपने रेडिकल आपस में एक्सचेंज कर लेंगे और एक सोल्यूबल और इनसोल्यूबल साल्ट बना देंगे। इनसोल्यूबल कौन सा होगा, CuCO3, और सोल्यूबल होगा Na2SO4। तो ये आपने एक मेथड पढ़ा है जिसके ज़रिए आप इनसोल्यूबल साल्ट को प्रिपेयर कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आप 2 सोल्यूबल साल्ट को मिक्सअप कर रहे हो, ये आपस में अपने आयोनिक रेडिकल के एक्सचेंज के बाद 2 नए सॉल्ट बना रहे हैं, जिनमें से एक इनसोल्यूबल है और एक सॉल्ट सोल्यूबल है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो है सॉल्ट, कौन कौन से सॉल्ट हमारे पास कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। अच्छा जी, अब हम देखने लगे हैं कि हमारे पास जब कॉमन साल्ट्स हैं जो मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए ना यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि सॉल्ट होते क्या हैं, और उसके बाद अब के लेक्चर में हमने उनकी प्रिपरेशन देखी है। अब हम देखते हैं कि सॉल्ट्स आखिर यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे पहला जो सॉल्ट आप देख रहे हैं ये है आपका सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl आपके घरों में इस्तेमाल होता है कुकिंग पर्पज़ के लिए। आप किसी भी खाने को जो है जायका देने के लिए जो है वो नमक का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, उसके अलावा जो नमक है हमारे पास, ये NaCl का, सॉल्ट NaCl का, ये यूज़ होता है एज अ डी आइसिंग एजेंट के तौर पे। डी आइसिंग एजेंट क्या होता है, जो कि बाहर के ममालिक हैं, जैसे अमेरिका ले लें, यूरोप ले लें, यहाँ पर क्या होता है विंटर में बहुत ज़्यादा जो है स्नोफॉल होती है। अब स्नोफॉल की वजह से ट्रैफिक जैम होने का ख़तरा होता है। तो क्या करते हैं, इस सोडियम क्लोराइड को जो है सड़कों पर डाल दिया जाता है ताकि यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा ना जम सके। ठीक है, डी आइसिंग का मतलब है कि बर्फ़ ना जमाने के लिए जो है NaCl का यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये यूज़ किया जाता है हमारे पास कास्टिक सोडा प्रिपेयर करने के लिए, उसके अलावा हमारे पास वॉशिंग सोडा के लिए, और दूसरा ये हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट इसका पर्पस होता है सोडियम मेटल को प्रिपेयर करने के लिए। आपने 9th क्लास में चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइसिस वाले चैप्टर में आपने स्टडी किया था कि आप वहाँ पर सोडियम मेटल को जो है वो प्रिपेयर करा रहे थे, तो उसमें आप ब्राइन को यूज़ कर रहे थे जो कि NaCl का मिक्सचर होता है, उसका जो है उसका सोल्यूशन होता है। अब क्या है, अब आपके पास दूसरा आ जाता है Na2CO3, जिसे आप सोडा ऐश का नाम देते हो और वैसे इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हो। अब सोडियम कार्बोनेट क्या यूज़ होता है, सोडियम कार्बोनेट हमारे पास ग्लास के प्रिपरेशन में, डिटर्जेंट के अलावा पेपर की प्रिपरेशन के लिए, और काफ़ी ऐसे केमिकल्स में जो है एज अ रिएक्टेंट जो है उनको, अब आपको पता है रिएक्शन में पहले आप रिएक्टेंट को रिएक्ट कराते हो, उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट आती है। तो आप मुख्तलिफ केमिकल्स की प्रिपरेशन में जो है वो Na2CO3 को यूज़ करते हो, सोडा ऐश को यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास Na2CO3 की दूसरी फॉर्म आ जाती है जिसमें हमारे पास जो है ना वो 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी अटैच हुए। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल्स किस लिए यूज़ होते हैं, ये इनका यूज़ इसलिए होता है कि ये इसलिए अटैच होते हैं ताकि जो है हमारे पास सॉल्ट की क्रिस्टल्स की शेप को मेंटेन रखा जा सके। अब इसको दूसरा नेम हमारे यहाँ पर वॉशिंग सोडा भी देते हैं, और वॉशिंग सोडा हमारे घरों में धुलाई के लिए, क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, और इंडस्ट्री में भी। उसके अलावा ये हमारे पास जो हार्ड वाटर होता है उसकी सॉफ्टनिंग के लिए यूज़ होता है। आगे आप पढ़ेंगे, एक वाटर वाला चैप्टर है आपका, उसमें क्या होता है हार्ड वाटर, उसमें क्या होता है काफ़ी सारे सॉल्ट्स मिक्सअप हो जाते हैं जिसकी वजह से वो वाटर हार्ड हो जाता है और ड्रिंकिंग के लिए वो यूज़ नहीं हो सकता। तो उसको जो है ना, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, उसको पीने के काबिल बनाने के लिए हमारे पास हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास वॉशिंग सोडा जो है वो यूज़ होता है। दूसरा इसका पर्पस क्या है, हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा। आपने देखा कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड और Na2 विद 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एक ही पर्पस के लिए, कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है Na2SO4, जिसको आप सोडियम सल्फेट भी कहते हो। सोडियम सल्फेट का भी पर्पस हमारे पास क्या है, ग्लास की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है, डिटर्जेंट की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है, उसके अलावा पेपर की प्रिपरेशन के लिए, पेपर फॉर्मेशन में हमारे पास जो है वो हमारे पास यूज़ होता है सोडियम सल्फेट। उसके बाद आपके पास आ जाता है सोडियम सिलिकेट, जिसका फॉर्मूला है NaSiO3, ठीक है, NaSiO3, इसे हम नाम दे देते हैं सोडियम सिलिकेट का। सोडियम सिलिकेट भी हमारे पास यूज़ होता है प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट। अब आपने देखा कि इतने सारे हमारे पास सोडा ऐश, हमारे पास Na2SO4 और सोडियम सिलिकेट यूज़ हो रहे हैं डिटर्जेंट की प्रिपरेशन के लिए। दूसरा फिर इनका क्या काम है, ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होते हैं, किसी भी चीज़ की साफ़ सफाई के लिए क्लीनिंग एजेंट के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। और एडहेसिव्स में यूज़ होते हैं। एडहेसिव्स क्या होते हैं, कोई भी चिपकाने वाली चीज़ के लिए में आपके पास सोडियम सिलिकेट यूज़ हो रहा है। अब क्या है, आपके पास फिर आ जाता है सोडियम क्लोरेट, जिसका आपके पास फार्मूला है NaClO3। ये कहाँ पर यूज़ होता है, ये हमारे पास यूज़ होता है एक्सप्लोजिव्स में और प्लास्टिक की फॉर्मेशन में। एक्सप्लोजिव वो होते हैं जिसमें आतिशबाजी का सामान है, उसमें हमारे पास सोडियम क्लोरेट यूज़ होगा, जिसका फॉर्मूला है NaClO3, ठीक है। उसके बाद आपके पास नंबर 7 पे आ जाता है सोडियम टेट्राबोरेट। इसको सोडियम टेट्राबोरेट इसलिए कहा है, टेट्रा का मतलब होता है 4 और बोरेट जो है वो बोरॉन के लिए यूज़ हुआ, इसलिए हम इसको सोडियम टेट्राबोरेट कहेंगे। इसका फॉर्मूला है Na2B4O7 विद 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये किस लिए यूज़ होता है, ये हमारे पास हीट रेजिस्टेंस ग्लास को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। अब हीट रेजिस्टेंस ग्लास का क्या काम होता है, ये ग्लास हीट को रेजिस्ट करता है, ठीक हो गया। उसके बाद ये इनेमल्स बनाने के लिए, इनेमल किसी भी किस्म की कवरिंग हो सकती है, इसको सोडियम टेट्राबोरेट जो है वो हेल्प करता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ हीट रेजिस्टेंस ग्लास और इनेमल्स बनाने के लिए। नंबर 8 पे आपके पास आ जाता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे पास डी आइसिंग एजेंट के तौर पर, उसके बाद ड्राइंग एजेंट के तौर पर, और तीसरा फ्रीजिंग एजेंट, मतलब डी आइसिंग आइस बनने से रोकने के लिए, ड्राइंग एजेंट ड्राई करने के लिए, तीसरा फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे फ्रीज करने के लिए हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड यूज़ होता है। तीसरा आपके पास आ जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप क्विक लाइम भी कहते हैं। आपने पीछे एक पढ़ा है, सोडा लाइम भी देखा है और क्विक लाइम भी देखा है। क्विक लाइम हमारे पास कहाँ यूज़ होता है, ये हमारे पास एज अ ड्राइंग एजेंट यूज़ होता है, काफ़ी सारे केमिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल स्लैक्ड लाइम को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। और हमारे पास जो है वे क्विक लाइम का मिक्सचर और NaOH का मिक्सचर किस लिए यूज़ होता है, हमारे पास यूज़ होता है ताकि हम हमारे इन्वायरमेंट में जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स मौजूद हैं उनको रिमूव करने के लिए हमारे पास क्विक लाइम जो है वो यूज़ होता है। और इसका क्या यूज़ है, ये ट्रीटमेंट ऑफ वाटर को, जैसा मैंने आपको बताया कि पीछे कभी कभी वाटर हार्ड हो जाता है, उसको सॉफ्ट करने के लिए हम एक सॉल्ट यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पर भी वाटर के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्विक लाइम यूज़ होता है। फिर इसका क्या काम है, ये हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ होता है, जो कि हमें ब्लीचिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास यूज़ होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर के। शुगर इंडस्ट्री में जब हम चीनी बना रहे होते हैं तो वहाँ पर चीनी को जो है वो प्यूरिफाई करने के लिए हमारे पास क्विक लाइम यूज़ होता है, ठीक है, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला है CaO।
नंबर 10 पे आपके पास आ जाता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब ये इसका दूसरा नाम हमारे पास जिप्सम है। जिप्सम हमारे पास एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र हमारे पास मसनूई केमिकल्स होते हैं जो कि हम प्लांट्स को देते हैं, ठीक है। अब ये इनका कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ में फर्टिलाइज़र्स हेल्प करते हैं हमारे प्लांट को कहीं ना कहीं ग्रोथ में। अब ये हमारे पास पहला यूज़ तो हो गया इसका कि ये एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। नंबर 2 पर इसका यूज़ क्या होता है? ये हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए बनाने के लिए यूज़ होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ पे यूज़ होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम स्टैचूज़ बनाते हैं। आप जितने बड़े बड़े स्टैचूज़ देख लेते हैं, आप किसी प्लेस पर चल जाते हैं, वहाँ पर कोई बड़ा स्टैचू है, तो स्टैचू बनाने के लिए हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए हमारे पास CaSO4 विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिसको हम जिप्सम का नेम दे रहे हैं, वो यूज़ होता है। नंबर 10 और सबसे लास्ट पर आपके पास आता है पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। KNO3 भी हमारे पास यूज़ होता है एज अ फर्टिलाइज़र। ये प्लांट को हमारे पास की नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसको भी पूरा करता है, और उसकी पोटाशियम की कमी को भी पूरा करने में एज अ फर्टिलाइज़र हमारे पास KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट यूज़ होता है। दूसरा इसका यूज़ है, ये फ्लिंट ग्लास बनाता है। अब फ्लिंट ग्लास क्या होता है? फ्लिंट ग्लास, आपने कभी प्रिज्म देखा हो तो जो उसका शाइनी सा ग्लास होता है उसको फ्लिंट ग्लास कहते हैं, या वो ग्लास जो हमारे पास डेकोरेशन पीसेस में यूज़ होता है उस ग्लास को हम नेम दे देते हैं फ्लिंट ग्लास का। तो यहाँ पर आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने देखा है कि आप साल्ट्स को किस तरह प्रिपेयर करते हैं। साल्ट्स कौन कौन से थे? सोल्यूबल साल्ट और इनसोल्यूबल साल्ट। सोल्यूबल साल्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए आपने 4 मेथड देखे, और इनसोल्यूबल साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए आपने 1 मेथड देखा है। उसके बाद आपने कॉमन साल्ट्स जो कि आम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं हमारे पास, उन सब के यूजेस देखते हैं। देखें, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।